आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो फाइनल टेस्ट 04 आयोजित करवाया गया है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। काफी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और आपको समझ में आएगा किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे भी आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीके के सवाल देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो गिरिवर्ध जो है ये आपकी मगध की आरंभिक राजधानी हो जाएगी। इसके बाद में आपकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो राजगृह बनी थी। फिर इसके बाद में आपकी पाटलिपुत्र बनी थी। यानी मगध की आपकी 3 राजधानियां रही है, गिरिवर्ध, राजगृह और पाटलिपुत्र। अगला सवाल देखिए, किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्वैत्र कहा जाता है? तो लिच्छवी द्वैत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त जो है इसे लिच्छवी द्वैत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्न बतूता के द्वारा जब भारत की यात्रा की गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका शासक कौन था? तो ये आपका MBT हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इब्न बतूता वाला सवाल काफी बार एग्जाम में आता रहता है, तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फाइयान किसके समय आया था, आपका हैंसांग किसके समय आया था, और आपका ये हो गया इब्न बतूता, ये किसके समय आया था। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 फरवरी 1527 को बाबर व सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर व सांगा के मध्य 16 फरवरी का पूछा गया दोस्तों। तो इस समय आपका बयाना का युद्ध हुआ था। फिर इसके 1 महीने बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो महाराणा जगत सिंह जो थे दोस्तों, इनके पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर आपका महाराणा राज सिंह बैठा था दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इन्हें विजय कटकातु की उपाधि भी दी जाती है महाराणा राज सिंह को। इसका शासनकाल आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1652 से लेकर 1680 जो था वो इनका शासनकाल था। ठीक है, औरंगजेब के समय इन्होंने जजिया कर का विरोध किया था, और वो चारुमती वाला जो केस हुआ था वो भी आपका यही है, महाराणा राज सिंह के समय का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के परिणाम थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई है इसके परिणाम क्या क्या थे दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब 1857 की क्रांति आपकी समाप्त हो गई थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और जो जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, तो ये बात भी सही है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का मंत्री नियुक्त किया गया। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही हो जाएगी, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 1875 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई? 1875 में किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ओनली पूछा जाए दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में बंबई में की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह दिया गया है जो कि आपका 1917 में हुआ था। फिर आपका खेड़ा किसान आंदोलन दिया गया है जो कि आपका 1918 में हुआ था दोस्तों। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में आपका हुआ था। और रोलेट सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर 4 तो आपका एंड में आ जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। चंपारण आपका सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अहमदाबाद आएगा, फिर अहमदाबाद के बाद में आपका खेड़ा आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1/3 2/4 आपका करेक्ट होगा। 1/3 2/4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार जो है उसकी कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू आपके हो जाएंगे कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष। और विदेश से संबंधित जो मामलों की जो समिति थी उसके भी यही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। 1857 की क्रांति के दौरान सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पीए आपका जेडी होल हो जाएगा दोस्तों। साबर साहब का उदयपुर का हो जाएगा। कर्नल लीडन आपका जयपुर का हो जाएगा। और बटन जो था वो आपका कहाँ का था? बटन जो था दोस्तों वो आपका कोटा का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका सज्जन कीर्ति सुधारक हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बिजोली आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने हेतु महात्मा गांधी जी ने किसे बंबई बुलाया था? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी जी ने किसे बुलाया था? तो ये विजय सिंह पथिक को बुलाया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसको बुलाया था, विजय सिंह पथिक को यहाँ पर बुलाया था। अगला सवाल देखिए, 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो यहाँ पर किसने शासन किया था ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक आपके पटियालों का शासन रहा था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चुंडा ने नागौर के किस शासक को पराजित किया? तो चुंडा ने नागौर के किस शासक को पराजित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों जलाल खां को पराजित किया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप पूछा गया आपसे को टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह अथवा काउंट इफ या फिर सम इफ जैसे फंक्शन में एक सर्च क्राइटेरिया की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों काउंट इफ या सम इफ की तरह जो है एक सर्च क्राइटेरिया की तरह प्रयोग में ले सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर स्टार और क्वेश्चन मार्क आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर कौन सी तकनीक है जो कि सत्यापन करती है? तो ये प्रामाणिकता का, इंटेग्रिटी का, नॉन रेप्यूडिएशन का, उपयुक्त सभी का जो है दोस्तों ये सत्यापन करती है। आगे देखिए, निम्न में से किस श्रेणी के सूत्र MS एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है? तो MS एक्सेल जो है इसकी फंक्शन लाइब्रेरी में कौन सा सूत्र नहीं है, कौन सा फॉर्मूला नहीं है? लॉजिकल फॉर्मूला होता है, दिनांक और समय सूत्र आपका होता है, रासायनिक सूत्र यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों, वित्तीय सूत्र भी यहाँ पर होता है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आपकी 4th पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में SLSI और ULSI का प्रयोग हुआ। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है दोस्तों। पाइथन भाषा का प्रयोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
FAT विंडोज द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला लॉजिकल फॉर्मेट है। FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो FAT का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, और इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी पूछी जा सकती है, फाइल एलोकेशन टेबल। कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को शुरू करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो कीबोर्ड में जो आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड होता है उसको शुरू करने की कुंजी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी FAT हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, JPEG का पूर्ण रूप है। तो JPEG जो है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है दोस्तों? एंटीवायरस यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। डिस्क डीफ्रैगमेंट जो है ये भी आपका यूटिलिटी के अंतर्गत आता है, और डिस्क क्लीनअप भी आपका यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो है ये आपका यूटिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बिट का एकल बाइनरी मान 0 या 1 होता है। आड 0s या 1s की स्ट्रिंग बाइट होता है। रजिस्टर मेमोरी CPU तथा मेन मेमोरी के बीच बफर का कार्य करती है। DRAM मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला वाला भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। यहाँ पर थर्ड आपका गलत है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसके माध्यम से किसी पिक्चर को, डॉक्यूमेंट को, फोटो को या फाइल या फोल्डर को किसी वेब पेज का लिंक बनाया जाता है? तो किसी वेब पेज का लिंक बनाया जाता है तो किसके माध्यम से बनाया जाता है MS वर्ड में? तो ये हाइपर लिंक के माध्यम से बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट, ग्राफिक या वीडियो कंटेंट के लिए फ्री फॉर्मेटेड कंटेनर को कहा जाता है। तो फ्री फॉर्मेटेड कंटेनर को क्या कहा जाएगा MS पावर पॉइंट के अंतर्गत? तो ये प्लेस होल्डर इसे कहा जाता है। एक्सेल वर्कशीट में रो को हाइड करने की शॉर्टकट कुंजी है। इंपोर्टेंट सवाल है, अगर रो को आपको हाइड करना है दोस्तों तो उसकी शॉर्टकट कुंजी आपकी क्या हो जाएगी? एग्जाम में पूछा जा चुका है, Ctrl+9। तो Ctrl+9 जो है दोस्तों ये आपकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी रो को हाइड करने की। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में किसी डेटा को फिल्टर या शॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चयन करना होगा? तो किस मेन्यू का यहाँ पर चयन करना होगा आपको दोस्तों? ये आपको बताना है। रिव्यू टैब, डेटा टैब, व्यू टैब या फॉर्मूला टैब? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर डेटा टैब आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो का रेजुलेशन बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन चल रहा हो तो उसकी स्लाइड शो का रेजुलेशन अगर आपको बदलना हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ये मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट को सपोर्ट करने वाले फाइल फॉर्मेट में शामिल है। तो पावर पॉइंट को सपोर्ट करने वाले फाइल फॉर्मेट में आपके क्या क्या शामिल है दोस्तों? तो इसमें आपके जिप शामिल है, PNG शामिल है, WMV शामिल है, WAV शामिल है और MP3 भी शामिल है। तो उपयुक्त सब यहाँ पर शामिल है। आगे देखिए, राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो होलिका दहन के बाद कौन से लोक देवता की जीवनी के गीत गाए जाते हैं दोस्तों? तो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानी हाड़ी रानी में सलूम्बर के किस शासक का वर्णन है? तो हाड़ी रानी में सलूम्बर के किस शासक का वर्णन है? तो सलूम्बर के आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? रावल रतन सिंह आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बेटी की विदाई के समय निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो बेटी की विदाई अगर हो रही हो तो उस समय आपका कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका काजलियो नहीं गाया जाता है, घोड़ी भी नहीं है, लालर भी नहीं है, आम्बो मोरियो यहाँ पर हो जाएगा। ये मोरियो याद रख लेना, आम्बो मोरियो। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली आपकी कौन सी हो जाएगी? हाड़ौती हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से दर्शनीय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है? तो कौन से दर्शनीय स्थल आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों? नीलकंठ महादेव मंदिर, झालीबाव बावड़ी, चिलाई माता मंदिर। तो कौन सा आपका दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर हो जाएगा और झालीबाव बावड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चिलाई माता का मंदिर यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, जसमा उड़न किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो जसमा उड़न जो है दोस्तों ये आपके भवाई नाट्य शैली से संबंधित है। और भवाई नाट्य शैली के जो आपके दोस्तों जन्मदाता है वो कौन हो जाएंगे? बागाजी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी और आपका शहनाई का मिश्रित वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा का, बांसुरी का और शहनाई का, इनका दोस्तों मिश्रित आपका वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? आपका सतारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सतारा आपका हो जाएगा। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा सतारा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण देवता की छतरी कोटा दिया गया है, जो कि गलत है आपके दोस्तों। ब्राह्मण देवता की छतरी आपकी कोटा में नहीं है। अब ये सवाल आप लोगों के लिए, ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर स्थित है? इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे ब्राह्मण देवता की छतरी आपकी कहां पर स्थित है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, जो कि आपकी 12 खंभों की छतरी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और 80 खंभों की छतरी आपकी अलवर में हो जाएगी, मूसी महारानी की छतरी। जसवंतड़ा का निर्माण आपका सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? तो यहाँ पर जोधपुर में करवाया गया था। तो ये तीनों बातें आपकी सही है। 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। तो देव झूलनी एकादशी पर दोस्तों आपकी झांकी निकाली जाती है। तो ये आपके दोस्तों लकड़ी से बने विमान क्या कहलाते हैं? बेवान कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में आयोजित नहीं होता है? तो भाद्रपद महीने में कौन सा मेला आपका आयोजित नहीं होता है भैया? भरतरी मेला आयोजित होता है, खेजड़ी मेला आपका भाद्रपद में आयोजित होता है, तेजा दशमी जो है ये भी आपकी दोस्तों भाद्रपद माह में आती है। जौहर मेला जो है आपका भाद्रपद माह में नहीं आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो राजस्थान में महिलाओं द्वारा जो लहरिया पहना जाता है ये सावनी तीज पर आपका पहना जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर रीजनिंग के सवाल है दोस्तों। रीजनिंग के सवाल आप खुद से कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले हम जीके के सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। ये आप साइंस का सवाल है आपका, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट जो है दोस्तों इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? मधुरक के रूप में, या फिर आपका परिरक्षक के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, या एंटी एसिड के रूप में? तो इसका प्रयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? परिरक्षक के रूप में।
निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भोजन सामग्री का बासी होना, तो बासी हो गया खाना, यानी कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, तो ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। श्वसन क्रिया आपकी रासायनिक परिवर्तन में आती है। इसके अलावा औषधि, प्लास्टिक और अपमार्जकों का बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। लेकिन ये जो क्रिस्टलीकरण दिया गया दोस्तों, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्रिस्टलीकरण। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको असुमेलित का चयन करना है। कच्चा आम मेलिक अम्ल दिया गया है, तो कच्चा आम मेलिक अम्ल, पालक व टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, इमली व अंगूर टार्टरिक अम्ल, संतरा व नींबू सिट्रिक अम्ल। तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है। इमली और अंगूर में, दोनों का याद रखना है, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल आपका होता है। पालक और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लेकिन मेलिक अम्ल जो है ये किसमें होता है आपका दोस्तों? तो मेलिक अम्ल जो है ये सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। कच्चा आम जो है इसमें आपका मेलिक अम्ल नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका संश्लेषित रेशा नहीं है? तो नायलॉन है, रेयन है, पॉलिएस्टर है। रेशम जो है ये आपका संश्लेषित रेशा नहीं है। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित नहीं है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन सी घटना आपकी आधारित नहीं है? प्रकाश तंतु द्वारा संचार, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। तो मरीचिका इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हीरे में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है प्रकाश तंतु, इसमें भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये आपका दोस्तों आभासी परावर्तन है, यानी कि आभासी आपको दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए, तो यहाँ पर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना होगा, अपवर्तन होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? तो कितने डेसिबल तक सुरक्षित शोर स्तर है आपका दोस्तों? तो ये आपका 45 डेसिबल तक हो जाएगा। 45 डेसिबल, ये आपको याद रखना है, 45 डेसिबल इंपॉर्टेंट है। डेसिबल आपकी दोस्तों इसकी ध्वनि की इकाई होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? एमबीएसिस, पायरिया, अफ्रीकन निंद्रा रोग या एथलीट फुट रोग? तो एथलीट फुट रोग जो है ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर काउंसिलिंग की स्थापना बंबई व मद्रास में की गई। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, गवर्नर काउंसिलिंग की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही आपकी बंबई और मद्रास में की गई थी। सेंट हेलेना अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था सेंट हेलेना अधिनियम से। ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 थी, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रदान की गई है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी आपके भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उक्त प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में आपका दिया गया है। और इसका निर्णय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का वो अंतिम होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ पर अंतिम होगा, तो 71(1) में ये दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता माना जाता है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता जो है ये कौन हो जाएंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनके पद विमुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संवैधानिक कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये साधारण नहीं होगा दोस्तों, ये गलत बात हो जाएगी आपकी। इस प्रक्रिया का निर्धारण संसद द्वारा पारित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है, तो ये बात सही है आपकी। 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों तथा राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा की बात की जाए तो 100 सदस्य और राज्यसभा की बात की जाए तो कम से कम 50 सदस्य। 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है, तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सत्य है, बाकी का यहाँ पर गलत है, तो केवल 2 और 3। अगला सवाल देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे का उल्लेख किसमें किया गया है? आपसे पूछा गया यह त्यागपत्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक उपबंध है? तो कौन से संविधान में अनुच्छेद में ये दिया गया है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 67 के 1 क में ये दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 67 का 1 क में ये दिया गया है, एटलीस्ट 67 तो आप याद रखना। अगर 1 क आपको याद नहीं रहे तो 67 तो आप याद रखना, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में ये दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये भारतीयों को और अंग्रेजों को, यानी कि दोस्तों आपके विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, यानी त्याग जो है ये स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ठीक है, सही बात है। विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का, तो ये भी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख आपका 51A(H) में दिया गया है, कल मैंने आपको बताया था। परिरक्षण भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। भारत के सभी लोगों में समर्थता और सम्मान की, भातृत्व की भावना का, तो ये बात सही है। 1, 2, 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद से मिलान करना है। जैसे ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है आपके अनुच्छेद 40 में दी गई है, तो ए में तो आपका 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपके गए, ठीक है। नशीली औषधियों और मदिरा पान का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 47 में हो जाएगा, तो बी में आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और SC, ST और अन्य दुर्बल का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 46 में है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद आपका 43 में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है।
राज्यपाल को राज्य की सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, तो ये तो आपको बिल्कुल सही है। राज्यपाल को विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों और विकास योजनाओं के क्रम में विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है, ये बात भी सही है। मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ये भी सही है। विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विधानसभा में जो आपके एंग्लो इंडियन थे दोस्तों, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति के मनोनयन संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन के तहत निष्प्रभावी किया गया? तो दोस्तों जो आपके एंग्लो इंडियन थे, इनका जो आरक्षण था, यानी इनको जो सीटें दी जाती थी, यानी इनका जो मनोनयन किया जाता था, उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये आपके 104वें संविधान संशोधन से रद्द किया गया, और यहाँ पर आपको SC ST को आरक्षण भी दिया गया, तो ये 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। यानी SC ST का आरक्षण जो थोड़ा और बढ़ाया गया है वो इसके तहत ही बढ़ाया गया था। तो 104वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत एंग्लो इंडियन का ये जो है मनोनयन ये समाप्त किया गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, 16वीं विधानसभा के तहत किसे सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया? तो सरकारी मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये जोगेश्वर गर्ग को नियुक्त किया गया है, जोगेश्वर गर्ग, इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारित करनी हो हाई कोर्ट के अंतर्गत, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति आपका करेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का एक अधीनस्थ न्यायालय जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके मामले के विरुद्ध निर्णय लिया, यानी उसका क्षेत्र नहीं था लेकिन उसने निर्णय दिया, उक्त स्थिति में किस रिट के माध्यम से उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है? तो उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा के उसका निपटारा कर सकता है। तो ये किसमें दिया गया है, कौन सी रिट आपकी हो जाएगी? तो ये उत्प्रेषण आपकी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? उत्प्रेषण आपकी हो जाएगी, यानी कि ये आप याद रखना, सेटी और एरी जो है ये आपकी हो जाएगी दोस्तों। मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं होगी, प्रोहिबिशन भी नहीं होगी, को वारंटो भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उत्प्रेषण आपकी हो जाएगी। जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कौन भरता है? तो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन आपकी कौन भरेगा? तो ये संभागीय आयुक्त आपका भरता है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है RPSC, इसका ध्येय वाक्य आपका क्या हो जाएगा? तो निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम, तो निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रो का प्रमुख किसे बनाया गया? तो रो का प्रमुख किसे बनाया गया भैया? रो का प्रमुख यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसका प्रमुख आपके पराग जैन को बनाया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में उदयपुर जिले में स्थित मैनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। मैनार एक मीठे पानी का मानसूनी वेटलैंड है जो ब्रह्मा तालाब, विजय सागर तालाब और खोरोदा तालाब से मिलकर बना है। ब्रह्मा, विजय सागर और खोरोदा। मैनार को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस साइट का कुल क्षेत्रफल 463 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर सही है दोस्तों, सॉरी कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो काफी डीप सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये 1 दिया गया है ये आपका सही नहीं है। 2 और 3 जो है यहाँ पर आपके सही है, बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, और इस साइड का कुल क्षेत्रफल जो है वो 463 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर केवल 1 जो है आपका असत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी, और ये खेल नवंबर 2025 में संयुक्त रूप से पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के जो गेम्स होने वाले हैं वो आपके राजस्थान में होंगे दोस्तों, ठीक है। मेजबानी किसको मिली? राजस्थान को मिली है। कौन सा संस्करण है? तो 5वां आप याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आके हुए थे बिहार में, वो आपका कौन सा संस्करण था? वो 7वां था। ये कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। और ये इनका आयोजन जयपुर में किया जाएगा, पूर्णिमा विश्वविद्यालय में और राजस्थान विश्वविद्यालय में। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, 29 अप्रैल को केंद्रीय शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ने भारतीय तटरेखा का पुनर्निर्धारण किया। इसके अनुसार देश भर में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अभी भी आपका गुजरात ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, 16 मई को दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। इस हेतु उनका स्कोर क्या था? इस बार इन्होंने 90 मीटर का जो क्राइटेरिया था वो पार किया था, लेकिन इनको पदक रजत पदक ही मिला था, ठीक है। और पहली बार इन्होंने 90 मीटर का जो क्राइटेरिया था वो पार किया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 90.23 मीटर। तो 90.23 मीटर आप याद रखना। दोहा डायमंड लीग जो हुआ था इसमें इन्होंने भाला फेंका तो इन्होंने 90 मीटर से ज्यादा था, लेकिन इसमें इनको रजत ही मिला है, जबकि बाकी में 90 मीटर से कम है, लेकिन वहां पर इनको गोल्ड मिला है। आगे देखिए, वर्ष 2025 हेतु किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2025 हेतु किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों मंगलम बिरला को दिया गया है। किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एरो इंडिया 2025 की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपार्ट यूनिटी रखी गई। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? तो बताइए यहाँ पर कौन से कथन आपके सत्य हो जाएंगे दोस्तों? दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। तो 15वां संस्करण था बेंगलुरु में हुआ था, तो ये आप याद रखना। एरो इंडिया का जो दोस्तों संस्करण हुआ है 15वां, ये बेंगलुरु में हुआ है, और द रनवे टू अ बिलियन अपार्ट यूनिटी इसकी थीम रखी गई, एरो इंडिया 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों व भाषणों का संकलन किस पुस्तक में वर्णित है? तो नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों और भाषणों का संकलन जो है ये किस पुस्तक में वर्णित है आपका? तो ये आपका दोस्तों संस्कृति का 5वां अध्याय, किसमें? संस्कृति का 5वां अध्याय में वर्णित है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2026 तक रहेगा। सत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है दोस्तों? तो यहाँ पर केवल 1 आपका सत्य है, दूसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने आपके BR गवई, ये आपको याद रखना। और श्री राम जो बने वो आपके राजस्थान के बने हैं 43वें, 43वें श्री राम आपके राजस्थान के बने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 NKI
युद्धक विमान से ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया। गौरव बम रिसर्च सेंटर बिल्डिंग हैदराबाद व आयुष अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया है। सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका सुखोई जो है 30 युद्ध विमान से ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया गया है। तो एक गौरव याद रख लेना। और गौरव बम रिसर्च सेंटर बिल्डिंग हैदराबाद व आयुष अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चांदीपुरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया है। आगे देखिए, पांगांग सो तथा सोमू रिरी झील कहाँ स्थित है? तो पांगांग सो और सोमू रिरी झील आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो पांगांग सो जो है ये आपकी कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, सोमू रिरी और पांगांग सो। आगे देखिए, जुलाई के महीने में ITCZ की स्थिति होती है। तो जुलाई के महीने में ITCZ जो है दोस्तों, इसकी स्थिति क्या होती है आपकी? इसकी स्थिति होती है 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। तो 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर यह होती है। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो यह अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। तो सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, यानी एक जगह से निकलकर इधर भी जा रही है, 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 सब तरफ जा रही है। तो इस अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाएगा? तो इस अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? अरीय कहा जाता है। इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना है, अरीय। ठीक है, एक आपका अपकेंद्रीय होता है, एक अभिकेंद्रीय होता है। अभिकेंद्रीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय का मतलब होता है सेंटर की तरफ आ रही हो, यानी नदियां जो है सेंटर की तरफ आ रही हो तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे अभिकेंद्रीय कहा जाएगा। और अपकेंद्रीय सेंटर से निकल के आपकी अलग अलग दिशाओं में जा रही हो तो उसे कहा जाएगा फिर आपका अपकेंद्रीय। यहाँ पर आपका राइट आंसर अरीय हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जवारी और टुंड्रा वनस्पति। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपके चंदन और महुआ पाए जाएंगे। एक मिनट, आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आपके चंदन नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा यहाँ पर? महोगनी और एबोनी। तो महोगनी और एबोनी जो है दोस्तों ये आपके कहाँ पर मिलेगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो जाएंगे महोगनी, एबोनी। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो जाएंगे आपके चंदन और महुआ। और जवारी आपके हो जाएंगे मैंग्रोव और सुंदरी। और टुंड्रा वनस्पति काई और लाइकेन आपका हो जाएगा। तो टुंड्रा में काई और लाइकेन हो जाएगा, जवारी में मैंग्रोव और सुंदरी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में चंदन और महुआ हो जाएगा, और सदाबहार में आपका महोगनी और एबोनी हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो सही उत्तर का चयन करना है। बताइए दोस्तों, 122 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से बाजार की निकटता में स्थानीयकृत होते हैं। कपास विशुद्ध कच्चा माल है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से बाजार की निकटता में स्थानीयकृत होते हैं। तो बाजार की निकटता में स्थानीयकृत होते हैं और कपास विशुद्ध कच्चा माल है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 के तहत देश में 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन। कितना रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन। आगे देखिए, कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। पश्चिमी घाट शामिल है, निकोबार द्वीप, हिमालयन, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्वी घाट आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट है, निकोबार द्वीप है, हिमालयन है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका इंडोबर्मा हो जाता है, वो भी है। 4 हॉटस्पॉट हो जाएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थित है? तो स्पाइस पार्क आपका कहां पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। तो ये बात तो सही है। उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो 869 दिया गया है ये आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 है, हो जाएगी आपकी 826 किलोमीटर। माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? तो माही और बनास बेसिन की पूछा गया है, कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है? तो इधर मक्का की सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और मक्का अनुसंधान केंद्र आपका इधर ही बना हुआ है, दक्षिणी राजस्थान में। निम्न में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी स्थित है? तो केला पानी आपका कहां पर स्थित है? तो केला पानी जो है दोस्तों ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? केला पानी आपका बांसवाड़ा में स्थित है। अब यहाँ पर हिंदी के सवाल है, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो गायक शब्द जो है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ये आपको बताना है। तो गे प्लस अक गायक आपका हो जाएगा, गे प्लस अक गायक। इसमें कौन सी संधि आपकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी अयादी संधि हो जाएगी। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? दीन गरीब, दीन दिवस, गिरा पर्वत, गिरिवाणी, खंजन एक छोटी चिड़िया, खंजर कटार, जगत संसार, जगत कुएं का चबूतरा। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो दीन का मतलब गरीब होता है, सही है। और दिन का मतलब दिवस होता है, ये भी सही है। पहला तो सही हो गया। खंजन जो है एक छोटी चिड़िया, और खंजर कटार, तो ये भी आपका सही है। जगत संसार होता है जिसमें आपका ये हलन लगा हुआ है दोस्तों, तो ये तो संसार हो जाएगा। और जगत आपका कुएं का चबूतरा हो जाएगा, ये भी आपका सही है। और एग्जाम में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आपका याद रखना है। गिरा पर्वत और गिरिवाणी ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुपसर्ग रहित शब्द है। तो सुपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी जिसमें आपका सुपसर्ग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो सुरभि में है, स्वजन्य में है, स्वस्ति में है, सारूपा में आपका नहीं है। सु प्लस जन्य स्वजन्य हो जाएगा, सु प्लस अस्थि स्वस्ति आपका हो जाएगा, और सुरभि इसमें भी आपका दोस्तों जो है सुपसर्ग है, लेकिन सारूपा में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विजाति सजाति।
पाश्चात्य, पौरस्त्य, तारुण्य, वार्धक्य, चेतन, जड़। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही नहीं है ये आपको बताना है। पाश्चात्य का पौरस्त्य सही है, तारुण्य का वार्धक्य सही है, चेतन का जड़ सही है। विजाति का जो सजाति दिया गया ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कौन सा समास विग्रह गलत है? तो कौन सा समास विग्रह आपका गलत हो जाएगा? उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला, घन घोर, घन के समान घोर, त्रिनयन, त्रि है नयन जिसके, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। कौन सा विग्रह यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा? घन घोर, घन के समान घोर सही है, त्रि है नयन जिसके, त्रिनयन ये भी सही है, नवरत्नों का समाहार, नवरत्न भी यहाँ पर सही है, उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में इला प्रत्यापा नहीं है? तो इला प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों? इला प्रत्यापा किसमें नहीं है? रसीला, मंजला, लजीला, चमकीला। तो बताइए इला प्रत्यापा किसमें नहीं है दोस्तों? तो रसीला में भी है, रस प्लस इला, चमक प्लस इला, लज प्लस इला। यहाँ पर मंजला में आपका नहीं है। नग, अचल आदि किसके पर्यायवाची है? तो नग, अचल ये आपके किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे, नग और अचल। और अद्रि, अद्रि भी यहाँ पर दिया गया है, अद्रि भी याद रखना। और नग भी जो है ये पहाड़ का होता है, नाग जो है ये सब का होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? तो असंगत शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? जीने का इच्छुक, जिजी विषु, जिसे जीतना आसान न हो दुर्लभ, कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, रचना करने की इच्छा शीर्षक साथ। तो यहाँ पर कौन सा आपका असंगत है ये आपको बताना है। तो जीने का इच्छुक, जिजी विषु ये तो आपका सही हो जाएगा, जिसे जीतना आसान न हो दुर्लभ, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, रचना करने की इच्छा शीर्षक, ये यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द किस विकल्प में आपके हो जाएंगे? मैथिली, आकृष्ट, याज्ञवल्क्य, बरात। तो कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैथिली जो दिया गया ये अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, 137 में 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आकृष्ट, बरात और यहाँ पर याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही दिया गया है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप कब जाओगे? यह कपड़ा सबसे उत्तम है, 5 फूलों की माला ले आइए, मैंने आपको प्रणाम किया था। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? तो मैंने आपको प्रणाम किया था, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है आपका। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? तो किस मुहावरे में आपका सही अर्थ नहीं है? आंचल में बात बांधना, किसी बात को सीख की तरह याद रखना, आफत की पुड़िया, सूद बूद खो देना, कले खुलना, किसी का भेद खुलना, चबाई कोर को चबाना, किए हुए कार्य को फिर से करना। तो मुहावरे का सही अर्थ किसमें नहीं है? तो आंचल में बात बांधना यानी किसी बात को सीख की तरह याद रखना, तो ये बात सही है। कले खुलना, किसी का भेद खुलना, ये भी सही है। चबाई कोर को चबाना यानी किए हुए कार्य को फिर से करना, ये भी सही है। आफत की पुड़िया यानी सूद बूद खो देना, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ वाले सवाल तो मैं आपके छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से करना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से सवाल जो कि आपके एरर से संबंधित सवाल दिए गए हैं। एरर के सवाल आपके पूछे जाएंगे, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए दोस्तों, द टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड, इसमें आपकी गलती हो जाएगी, एरर हो जाएगी। सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, नो एरर। तो सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मच लेट में यहाँ पर मिस्टेक है। माई ब्रदर फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, नो एरर। तो यहाँ पर किसमें आपकी मिस्टेक हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 148 में दोस्तों, तो यहाँ पर टू पास अवे द टाइम में मिस्टेक हो जाएगी आपकी। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगन टू रेन, नो एरर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगन टू रेन, तो यहाँ पर इसमें आपकी मिस्टेक है, व्हेन इट बिगन टू रेन में। ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग डेट गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? डेट गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स, ये वाला जो है दोस्तों इसमें मिस्टेक हो जाएगी आपकी। तो ये आप इंग्लिश के सवाल है। तो चलिए दोस्तों बाकी